गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मानव मतलब इंटरनेशनल एकेडमी सागवाड़ा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति का जो पद है उसको रखा गया है और उसकी शक्तियाँ क्या क्या होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत ये मेंशन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 जो है हमें इस बात की परमिशन देता है भारतीय संविधान का कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथ ही इसमें मेंशन किया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति जो होगा वो भारत का प्रथम नागरिक माना जाएगा। भारत का जो राष्ट्रपति है उसको भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। अब अनुच्छेद 53 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि वह केंद्रीय कार्यपालिका का मुखिया होगा। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। तो जो केंद्रीय कार्यपालिका जो होती है उस केंद्रीय कार्यपालिका का जो मुखिया जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत की जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसका मुखिया होता है। अब कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं? तो एक तो हो गया हमारा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, और महान्यायवादी। इन सब से मिलकर बनती है हमारी केंद्रीय कार्यपालिका। और इस केंद्रीय कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, केंद्रीय कार्यपालिका का जो मुखिया जो होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 जो है वो इस बात की हमें जानकारी देता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसका प्रधान होता है। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी इन सबसे मिलकर बनती है हमारी केंद्रीय कार्यपालिका। इस तरह से भारत का राष्ट्रपति होगा। अब भारत का राष्ट्रपति क्या कौन सा व्यक्ति बन सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? उसके लिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी कुछ योग्यता होनी जरूरी है। आइए हम डिस्कस करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली जो योग्यता है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी पहली योग्यता होगी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह हमारी राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। दूसरी योग्यता है उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। पहली योग्यता होगी वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी होगी उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए पर फिर से देख लेते हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरा वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा है वह व्यक्ति केंद्र या राज्य में लाभ के पद पर न हो। केंद्र या राज्य में लाभ के पद पर न होगा मतलब वो व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है, बनने की इच्छा रखता है, चुनाव लड़ना चाहता है, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर न हो। अगला है वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। मानसिक रूप से स्वस्थ का मतलब वह पागल ना हो। अगला है वह दिवालिया ना हो। दिवालिया ना होगा मतलब वह व्यक्ति बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया। ये सारी योग्यता होती है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता
अप्रत्यक्ष मतदान लागू। सबसे पहले बात करते हैं अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली किसको कहा जाता है? ऐसी मतदान प्रणाली जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं करती, या ऐसी मतदान प्रणाली जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट कास्ट नहीं करती, उसको अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहा जाता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में अगर जब जनता सीधे रूप से मतदान में पार्टिसिपेट नहीं करती है तो उसके बिहाफ पर यानी कि उसकी बजाय कौन पार्टिसिपेट करता है? तो जनता के द्वारा जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, कौन कौन से प्रतिनिधि, इसमें हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का मतलब होता है, मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं, विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। अगला है केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। मतलब अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें निर्वाचित सदस्य लिखने का क्या मतलब होता है? हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि लोकसभा में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित सदस्य और दूसरे होते हैं मनोनीत सदस्य। निर्वाचित जिसको जनता सीधे तौर से मतदान प्रणाली के द्वारा चुनती है, और मनोनीत ऐसे जिसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसी तरह से राज्यसभा में भी दो तरह के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। इसलिए यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला है राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के भी निर्वाचित सदस्य, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद में भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। चौथा है केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। इस तरह से जनता के द्वारा जो चुने हुए जनता के जो प्रतिनिधि हैं, वो जनता के बिहाफ पर जनता की तरफ से राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हिस्सेदारी लेते हैं। इस वजह से ये जो प्रणाली है उसको अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहा गया है। एक बार फिर से क्लियर करते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली मतलब ऐसी मतदान प्रणाली जिसमें जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के हिसाब से या जनता के बिहाफ पर मतदान प्रणाली में भाग लेते हैं। इसको का जो प्रस्ताव है इसको महाभियोग प्रस्ताव कहा जाता है। भारत के संविधान में ये मेंशन किया गया कि अनुच्छेद 61 जो है वो हमें इस बात की परमिशन देता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का शोषण करता है या संविधान के हिसाब से कार्य नहीं करता है तो भारत की संसद जो है वो अनुच्छेद 61 के तहत संसद में महाभियोग प्रस्ताव जो है वो पारित कर सकती है। अब महाभियोग प्रस्ताव कहां पर पारित किया जाएगा? महाभियोग प्रस्ताव जो है वो पहले लोकसभा में या राज्यसभा में। महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जरूरी है पहले लोकसभा में ही करें या पहले राज्यसभा में करें। महाभियोग प्रस्ताव पहले लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब मान लीजिए कि पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो उसके लिए कंडीशन है कि अगर लोकसभा के जो सदस्य जो उपस्थित सदस्य हैं उसका अगर 1/4 सदस्य महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, इसका मतलब लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया है वो लोकसभा से पारित माना जाता है। जब वो लोकसभा से पारित हो जाता है तो उसको राज्यसभा में माना भेजा जाता है। अगर राज्यसभा में भी 1/4 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो महाभियोग प्रस्ताव जो है वो पास समझा जाता है। अगर सेम उल्टा करें तो पहले
राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आने से पहले 14 दिन पहले उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। मतलब कि अगर हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहे हैं तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए कि अगर लोकसभा में 1/4 सदस्य ने इस महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया और राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन राज्यसभा ने अगर वो प्रस्ताव पारित नहीं किया, ये जो लोकसभा का जो महाभियोग प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब भले लोकसभा ने इसको पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने फिर इसको कैंसिल कर दिया कि जो महाभियोग प्रस्ताव जो था वो खारिज हो जाएगा। अगर राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया, लेकिन लोकसभा ने इसको 1/4 सदस्य ने उसको अपना मत नहीं दिया, तो वो पूरा प्रस्ताव जो है वो खारिज हो जाएगा। इस तरह से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग प्रस्ताव के तहत हटाया जा सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 जो है वो हमें महाभियोग प्रस्ताव लाने की परमिशन देता है और राष्ट्रपति को उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले उसको इसकी परमिशन देना जरूरी है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों को हमने दो भागों में बांटा है। पहली है साधारण शक्ति और दूसरी है आपातकालीन शक्ति। सबसे पहले हम राष्ट्रपति की साधारण शक्तियों की बात डिस्कस करेंगे। साधारण शक्तियों में भी 4 प्रकार की है, हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली कार्यपालिकीय या प्रशासनिक शक्तियां, दूसरी है विधायिक शक्तियां, तीसरी है वित्तीय शक्तियां और चौथी है न्यायिक शक्तियां। इस तरह से राष्ट्रपति की 4 साधारण शक्तियां होती हैं, कार्यपालिकीय या प्रशासनिक शक्तियां, विधायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और चौथी है न्यायिक शक्तियां।